जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या इन दोनों को एलिमिनेट करके मैं ए और डी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ए के पहले से ही इक्वल है, तो एक इक्वेशन को आप लिख लो ऊपर और एक इक्वेशन को आप कहां लिख लोगे? तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे आपने इस चैनल पे पिछली वीडियोस देखी होंगी, हम लोगों ने क्लास 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने इस चैप्टर की एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन ली थी। एक्सरसाइज 5.1 हमने शुरू की थी, 5.2 हो गई थी, उसके एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे आज, जहां पे हमारे पहले 15 क्वेश्चन तो हो चुके हैं और साथ साथ में जो जो एग्जाम्पल रेलेवेंट थे, जो क्वेश्चन के मिलते जुलते थे, वो भी हमने साथ में कवर कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 5.2 को पूरी कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं और एक दो एग्जाम्पल जो हम पहले नहीं समझ पाए थे या उसको नहीं कर पाए थे, आज हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 तक हमारे हो गए थे, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन पढ़े बच्चों, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द एपी, यानी आपको एपी बतानी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, मींस क्वेश्चन में थर्ड टर्म क्या दे रखी है? 16, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड करती है। याद करो क्वेश्चन ऐसा भी पहले आया था, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। एक्सीड वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू लिखते हैं। यानी जो सेवन टर्म है वो बड़ी है। सेवन टर्म क्या है? बड़ी है। किससे? फिफ्थ टर्म से बड़ी है। तो अगर ये टर्म बड़ी है तो छोटी में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 12 को ऐड करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, सेवेंथ टर्म बड़ी है, फिफ्थ टर्म से 12 टाइम बड़ी है। टर्म फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये एक्सीड है, ये छोटी है। छोटी वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? बस यहां से मुझे एपी पता करनी है। अब एपी निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और उसमें क्या ऐड करना है वो पता होना चाहिए, यानी डी पता होना चाहिए। मैं इन दो चीजों से ए और डी निकाल दूंगा और फिर मैं एपी भी निकाल पाऊंगा। चलिए, A3 का बच्चों फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था? अगर यहाँ 3 है तो ये 2D बन जाएगा इज इक्वल टू 16। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, A7 का मतलब क्या है? A प्लस 6D इक्वल टू A5 का मतलब क्या है? A प्लस 4D। 5 है तो 4D और प्लस में क्या चल रहा है? 12। ये प्लस का A है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो A से A हो जाएगा कैंसिल। D वाले में एक तरफ कर लेता हूं और बिना D वाले एक तरफ कर लेता हूं। ये बन गया 2D इज इक्वल टू 12 और D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। डिवाइड कर दिया। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो मेरे पास A भी आ जाएगा। यहां पुट कर लेता हूं, A प्लस 2, D की जगह लिख दिया 6 इज इक्वल टू 16। ये 6 2 बन गया 12 इज इक्वल टू 16 और ये प्लस का 12 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 12। A कितना आ जाएगा? 4। A भी आ गया और D भी आ गया। अब अगर मुझे AP चाहिए तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरे पास? 4। 4 में ये 6 ऐड कर देता हूं। 4 में 6 ऐड कर दे भाई, जो फिक्स नंबर है वो ऐड ही तो करते हैं। 4 में 6 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? 10। 10 में 6 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? 16। 16 में 6 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? 22 एंड सो ऑन। तो आपकी एपी बन गई 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थर्ड टर्म दे रखा है 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड है, बड़ी है, इससे बड़ी है। तो ये बड़ी है तो छोटी में मुझे 12 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यहां पे मैं जब एक फॉर्मूले लिख लूंगा, इसका A7 A5 की जगह लिख लूंगा तो D निकाल पाऊंगा। D की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो A निकाल पाऊंगा। A भी आ गया, D भी आ गया, बस 6 ऐड करते चले जाओ। ठीक है,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर मार्क करें। ऐसा ऐसा एक एग्जांपल भी है, इसके साथ ही बताऊंगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। एपी लिखा है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। पीछे से फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20वीं टर्म निकालना। तरीका समझना, अगर ये बोल रहे हैं पीछे से निकालो, तो मैं क्या करता हूं, इस एपी को ऐसे उल्टा करके भी लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, है तो अभी भी एपी ना ये, इसको मैं क्या कर सकता हूं, उल्टा करके लिख सकता हूं। अब जब ये मैं कह रहा था पीछे से 20वीं निकालनी है, अब जब एपी ही उल्टी कर दी तो अब ये क्या बन जाएगा, आगे से 20वीं टर्म बन गई। पीछे से 20वीं बोलूं या आगे से 20वीं बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, बस आगे से 20वीं टर्म निकाल दूं। ठीक है, ए बताइए इसमें क्या है। अब ये फर्स्ट टर्म बन गई हमारी 253। डी निकालना है। अब डी तो मैंने क्या बताया था, या तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या इस 3 में से 8 माइनस कर दो, या 13 में से 8 में से 13 माइनस कर दो, वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 3 में से 8 माइनस कर लेता हूं। डी कितना आ गया, -5। डी कितना आ गया, -5। ए आ गया, डी आ गया, और मुझे अब आगे से 20th टर्म निकालनी है। पहले पीछे से, अब कहां से निकालनी है, आगे से। ए पी उल्टी कर दी। ए 20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 20 है तो क्या लिखना पड़ेगा, 19D। ए मैं निकाल चुका हूं 253 प्लस 19, और डी की जगह लिख लिया -5। 253, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -19 5 जा 95। अब माइनस कर देंगे, 13 में से 5 माइनस कर देंगे 8, यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, और ये बन गया हमारा 158। ये हमारा आंसर। अब ये इस एपी की पीछे से 20वीं टर्म है या आगे से बोल दूं 20वीं टर्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस आपने एपी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, उसके अकॉर्डिंग ए बन जाएगा ये, और डी मैं इन दोनों से निकाल भी सकता हूं, बस आगे से 20वीं टर्म निकाल। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जैसा ही एक एग्जांपल भी है, वो भी देख लेते हैं एग्जांपल क्या कहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी टुवर्ड द फर्स्ट टर्म। पीछे से 11th टर्म निकालनी है, पीछे से 11th, पीछे से 11th। अभी मेरे को एपी जो दे रखी है वो दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62 दे रखा है। क्या मैं इस एपी को उल्टा करके लिख सकता हूं, 4, 7, 10 ऐसे उल्टा करके लिख सकता हूं। जहां मुझे पीछे से 11 टर्म निकालनी थी, अब मुझे कहां से निकालनी है, आगे से। ए बताइए जी कितना बन जाएगा हमारा, -62। डी कैसे निकालेंगे, इस 10 में से पिछली टर्म माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3। अब मुझे आगे से 11 टर्म निकालनी है। अगर 11 है तो क्या लिखना पड़ेगा, 10D। ए की जगह लिखा -62, डी की जगह लिखा 3, ये बन गया -62 और 10 3 जा 30, ये माइनस का आ गया 32। यही मेरा आंसर। पीछे से 11 टर्म जो है वो माइनस का 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको और करना भी जरूरी है। चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18th क्वेश्चन। क्या कहता है 18th क्वेश्चन में, क्या लिखा है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। ये दो बातें बताइए। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 3 टर्म निकालनी है। पहली 3 टर्म कैसे निकलेगी, पहली टर्म तो ए होती है, दूसरी टर्म में हम क्या करते हैं, ए में डी ऐड करते हैं। यानी मुझे ए चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, डी चाहिए। तो मैं इन दोनों बातों से पहले क्या निकालूंगा, ए और डी, फिर मैं क्या निकाल पाऊंगा, ए पी। चलिए शुरू करते हैं। A4 का मतलब क्या बताया था मैंने, A + 3D
और A8 का मतलब क्या बनेगा, A प्लस 7D, ये तो है 24। ऐसे यहां पे कर लेते हैं, A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल टू 44। इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। ये A और A कितना बन जाएगा, 2A। ये 3D और 7D बन जाएगा 10D इक्वल टू 24। यहां भी A और A कितना बन गया, 2A। ये 5 और 9 कितना बन गया, 14D इक्वल टू 44। इसको ले लेता हूं इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों को एलिमिनेट करके मैं A और D निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट A के पहले से ही इक्वल है, तो एक इक्वेशन को आप लिख लो ऊपर और एक इक्वेशन को आप कहां लिख लोगे, नीचे। तो सेकंड वाली मैंने ऊपर लिख ली और फर्स्ट वाली मैंने कहां लिख ली, नीचे। अब मुझे A को एलिमिनेट करना है, पर साइन दोनों के सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस का था बन गया माइनस, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस का 14 माइनस का 10 ये बन जाएगा 4D। ये प्लस का 44 माइनस का 24 ये बन जाएगा 20। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। D कितना आ गया हमारे पास, 5। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलो मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, यहां पुट कर लेता हूं। 2A लिखा, 10D है, D की जगह मैंने लिख दिया 5 और इक्वल टू में चल रहा है 24। ये 2A है, ये 5 10 बन गया 50 इज इक्वल टू 24। ये 50 जो प्लस का है इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का। तो यहां पे लिख देता हूं 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे। 50 में से 24 माइनस करोगे 26 और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 50 बड़ा था। और यहां में 2 जो डिवाइड करेंगे उधर जाकर तो क्या बन जाएगा, -30। तो आपका A आ गया माइनस का 30 और D कितना आ गया हमारा 5। अब मैं 3 टर्म निकाल सकता हूं। तो AP जो है उसकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपकी, -30। इस -13 में D क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। -13 में 5 क्या कर दोगे, ऐड, तो ये क्या बनेगा, -8। इस -8 में फिर से ऐड करोगे 5 तो क्या बन जाएगा, -3 एंड सो ऑन। तो 3 टर्म आ गए हमारे पास, फर्स्ट 3 -13 -8 -3 एंड सो ऑन, यही हमारा आंसर। यानी इन दोनों चीजों से हमारे पास 2 इक्वेशन बनने वाली है, उनको एलिमिनेट करके A और D निकालना है। A और D से फिर क्या निकाल सकता हूं, AP भी निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव, किसी आदमी का नाम है सुब्बा राव, स्टार्टेड वर्क इन 1995। मतलब 1995 में उन्होंने काम शुरू किया और जो एनुअल सैलरी थी वो थी 5,000 रुपए। जब स्टार्ट किया तो सैलरी थी 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इनकम ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। हर साल क्या मिल रहा है उनको, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है। यानी नेक्स्ट ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में उनकी सैलरी 5400 हो जाएगी। ऐसे उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। उनकी सैलरी 7000 कौन से ईयर में होगी, ये मुझे बताना है। ठीक है, पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि जो ये सैलरी है ये पहले साल में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है। मैं ये पता कर लेता हूं जो 7000 सैलरी है वो कौन से ईयर में होगी, 5वें में होगी, 6ठे में होगी, 8वें में होगी। पहले ये पता कर लेता हूं। यानी इस एपी में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, एन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, एन। ठीक है, ए बताइए जी, एपी में क्या लग रहा है तुम्हें, ए कितना है हमारा 5000, डी कितना है
कितना ऐड होता जा रहा है, 200 200 रुपए ऐड हो रहे हैं, तो डी क्या बन जाएगा 200। और जो ये 7000 है, लेट कर लेता हूं इस एपी में कौन से नंबर पर आता है, nth नंबर पर आता है। 5वें साल में हो जाएगी, 10वें साल में हो जाएगी, मान लिया भाई ये nवें साल में होगी, nth ईयर में होने वाली है। ठीक है, an लेट कर लिया। an का फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 7000 के इक्वल है। a बताइए कितना है मेरे पास 5000, n पता नहीं, और d कितना आया हमारे पास 200, इक्वल टू में क्या लिख दिया 7000 लिख दिया। ये प्लस का 5000 पहले उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो मेरे पास बच गया n माइनस 1 के साथ में 200, और ये 5000 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 5000। n माइनस 1 के साथ में है 200, इक्वल टू में बन जाएगा 2000। अब ये जो 200 मल्टीप्लाई में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 2 के टेबल में ये आ गया 10 पे। तो n माइनस 1 जो आया, n माइनस 1 जो आया वो किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। यानी n की वैल्यू, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा 11। मतलब उसकी सैलरी 7000 रुपीज कौन से साल बाद होगी, 11वें साल में होगी, 11th ईयर में होगी। तो अगर 1995 में काम शुरू किया था तो इसमें 11 ईयर ऐड कर देते हैं, यानी कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो गई, 1995 में स्टार्ट किया था, 11वें साल में जाकर यानी 2006 में जाकर उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से बता रहे, तो फटाफट बता रहे, तो दोबारा से। एक सुब्बाराव है कोई, जिन्होंने अपनी एनुअल सैलरी स्टार्ट की 1995 में, सैलरी थी 5000, हर साल उनको 200 रुपए का क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। कौन से ईयर में जाकर उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, यानी ये पहले साल की सैलरी है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है, ये पता करना है 7000 कौन से ईयर में आएगी, कौन से नंबर ऑफ ईयर में आएगी। तो मैं मान लेता हूं ये कौन से ईयर में आएगी, nth नंबर पर आएगी। ये पहले साल है, ये दूसरे साल है, ये nth साल है। मैंने इसको क्या ले लिया, an ले लिया, और यहां से मैंने n निकाल लिया। n आ गया मेरे पास 11, यानी इतनी सैलरी जो है वो 11th ईयर में होगी। तो 1995 में 11 ईयर्स और ऐड कर दिए, कितना बन गया 2006। तो उनकी सैलरी 2006 में 7000 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20th। क्या कहता है 20th क्वेश्चन में, लिखा है रामकली, किसी लेडी का नाम है रामकली, सेव्ड 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब फर्स्ट वीक में, किसी ईयर के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए सेव करती है। सेकंड वीक में वो अपनी सेविंग बढ़ा देती है, हर वीक उसकी सेविंग बढ़ती जा रही है। यानी पहले ही वीक में वो 5 रुपए सेव कर रही है, अगले वीक में वो 1.75 पैसे इंक्रीज कर रही है सेविंग। तो अब सेकंड वीक में सेविंग कितने करने लग गई, 6.75 रुपीज करने लग गई। थर्ड वीक में उसने फिर अपनी सेविंग बढ़ा ली, 1.75 पैसे इंक्रीज कर ली। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.50 रुपीज, 8 रुपए 50 पैसे। यानी फर्स्ट वीक में इतना सेव कर रही है, सेकंड वीक में इतना कर रही है, थर्ड वीक में इतना सेव कर रही है। क्वेश्चन ये पूछा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे। अगर nth वीक में उसकी सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे हो जाती है, फाइंड करना है n। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, ये nth वीक है। मुझे बताना है ये n कितना है, ये कौन से नंबर का हफ्ता है। पहला दूसरा तो दे रखा है, कौन से नंबर का हफ्ता है, 10वां है, 11वां है, 11th है, 12th है, ये n मुझे निकालना है। तो ये कौन सी टर्म बन गई हमारी, nth टर्म बन गई।
तो आपने क्या करना है, nth टर्म जो है हमारी वो है 20.75, मैं n निकाल दूंगा। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 20.75 के इक्वल है। a कितना दे रखा है 5, n मुझे नहीं पता, d कितना ऐड कर रही हैं 1.75 रुपीज हर वीक वो ऐड कर रही है, तो d मेरा कितना बन जाएगा 1.75 बन जाएगा, इक्वल टू में आ गया 20.75। ठीक है, ये n माइनस 1 इंटू 1.75 एज इट इज लिखा, ये प्लस का 5 इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 बन गया। अब n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू, अब रुपए में से तो रुपए ही माइनस करोगे, ये जो पैसे हैं ये तो एज इट इज रहेंगे, 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 50। अब जो ये 1.75 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 15.75 के डिवाइड में आ जाएगा 1.75। अब ये 2 के बाद डेसिमल है, ये भी 2 के बाद डेसिमल है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल है, तो आप इनको हटा सकते हो। अब मैं इसकी कर लेता हूं कटिंग। ठीक है जी, 5 के टेबल में 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, 5 के टेबल में 7 पे, 5 6 30, 5 3 15, और 7 के टेबल में 9 पे, तो n माइनस 1 जो आ गया वो 9 आ गया, और n कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, यानी उसके nth वीक कौन सा वीक बन गया इसका 10th वीक बन गया, यानी 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग कहां तक पहुंच जाएगी 20.75 पैसे, 20 रुपए 75 पैसे सेव करना शुरू कर देगी। तो n मेरे पास आ गया है 10। ठीक है, क्लियर है। पहले वीक में इतनी है, दूसरे वीक में इतने रुपए इसने ऐड कर लिए, थर्ड वीक में फिर ऐड कर लिए, और nth वीक में इतनी सेविंग करनी स्टार्ट कर दी है। बताइए n कितना है, तो ये nth टर्म बन गई, nth टर्म बन गई, और यहां से मैंने क्या निकाल लिया n निकाल लिया, जो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो सारी सॉल्व कर ली है हमने, सभी 20 के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल भी पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व किए थे, तो वो एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखा देता हूं, पर आपने पिछली वीडियो के अंदर जाके उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, जो मैं नहीं करवाए हैं वो मैं अब करवा देता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी 1000 रुपए को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहले तो ये समझो बच्चे कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एक बार जो आपको इंटरेस्ट मिल गया वो आपने प्रिंसिपल में ऐड नहीं करना है। मतलब अगर आपके 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं, उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस 1000 में ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब ये 8% का मतलब क्या है, पहले भी बताया था। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8 रुपए, परसेंट का मतलब तो यही होता है। अगर मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, कितने रुपए आ गए 80 रुपीज आ गए, यानी 1000 रुपीज 8% पे इन्वेस्ट करने के बाद मुझे पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपए मिलेगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 80 रुपए। फिर 2 साल बाद अब 1000 रुपए को दोबारा इन्वेस्ट किया है, 1000 को ही किया है, ये जो 80 रुपीज है ये तो एज इट इज है, पहले का 80 रुपीज है। अब 2 साल बाद होता, एक साल पे 80 रुपए मिल रहा है, तो 2 साल पे कितना मिलेगा 160 मिलेगा, दूसरे साल पे कितना मिलेगा 160 मिलेगा, तीसरे साल पे कितना मिलेगा 240 मिलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। या कैलकुलेट भी कर सकते हो, याद करो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। एक साल का निकालेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 8
1 साल का है तो टी की जगह 1 आएगा, कितना बन गया 80 रुपीज आ गया। अगर 2 साल का निकालूंगा तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 160 बन जाएगा। अगर 3 साल का निकालूंगा तो यहाँ 1 की जगह 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 240 बन जाएगा। बात तो वही पड़ रही है, ठीक है। हमने हर साल के बाद इंटरेस्ट निकाल लिया। कह रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट जो हमने निकाला है क्या ये एपी बना रहा है, चेक करो क्या दोनों में फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा है। इसमें कितना ऐड किया हमने 80 ऐड किया, इसमें कितना ऐड हो रहा है 80 ऐड हो रहा है, यानी डी जो है वो हर बार क्या है सेम है। और अगर डी सेम है तो यस इट इज एन एपी। निकाल के दिखा दो। डी कैसे निकालोगे, A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी 160 में से 80 माइनस कर लो, कितना आ गया 80 आ गया। और एक बार और डी निकाल के देख लो, A3 में से A2 माइनस कर लो, यानी 240 में से 160 क्या कर लो माइनस, कितना आ जाएगा 80। कॉमन डिफरेंस सेम आया। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। हाँ जी ये एपी बना रहा है। इफ सो find the interest at the end of 30 years making use of this fact, यानी मुझे 30th ईयर पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताना है। ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट साल का है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर के बाद का इंटरेस्ट है। ये कह रहा है 30th ईयर के बाद बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा, यानी मुझे A30 निकालना है। अब A30 कैसे निकालोगे, अगर यहाँ 30 लिखा है तो क्या लिखोगे A प्लस 29D लिखोगे। A कितना है मेरा, A कितना आ रहा है 80, और D कितना आ रहा है, D कितना आ रहा है, D भी हमारा कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो ये आ गया 80 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 बन गया 23। दोनों को ऐड कर देंगे तो A30 मेरे पास आ जाएगा 2400, यानी आपका आंसर क्या आ गया 30 इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं पहले, तो लिख देता हूं यहां पर इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया आपका 2400, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहते हैं, इन अ फ्लावर बेड। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मतलब क्यारी बनी हुई है, जो फूलों की हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो रोज बनाते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट हैं, 21 इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में कितने हैं 21, थर्ड रो में कितने बोले हैं 19, एंड सो ऑन। There are 5 rose plant in the last row। अब मुझे नहीं पता लास्ट रो कितनी है, उसके अंदर लास्ट में 5 रोज प्लांट है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और लास्ट में 5 रोज प्लांट बचते हैं। आपको बताना है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो क्या मैं ये पता कर लूं कि जो ये 5 रोज आते हैं ये कौन सी टर्म पे आते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, मैं ये पता कर लेता हूं ये कौन सी रो है, यानी मैं क्या पता कर लेता हूं n पता कर लेता हूं। अगर ये 10th नंबर पर है तो कितनी फ्लावर बेड है, n फ्लावर बेड है। अगर ये 5 नंबर पे होता तो मैं क्या बोलूंगा भाई 5 फ्लावर बेड है। तो मैं ये पता कर लेता हूं ये कौन से नंबर पर आता है, कौन से नंबर की फ्लावर बेड है। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं जो ये 5 है ये nth नंबर पर आती है, ये फर्स्ट नंबर पर आती है, ये मान लेता हूं कौन से नंबर पर आती है nth नंबर पर आती है। तो इसको मैंने क्या ले लिया an ले लिया।
ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल है 5। ए कितना है मेरे पास 23, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना बनेगा, डी कैसे निकालते हो, A2 में से A1 माइनस करते हो, यानी 21 में से 23 क्या करना है माइनस करना है, तो ये बन जाएगा -2। तो डी की जगह मैंने लिख लिया -2 इज इक्वल टू आ गया 5। ये प्लस का 23 इधर जाकर क्या बनेगा माइनस का 23 बन जाएगा, तो ये बन गया 5 माइनस 23। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करोगे माइनस ही करोगे, 23 में से 5 माइनस कर दोगे 18, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 23 बड़ा था। n माइनस वन इंटू में -2, ये -2 जो मल्टीप्लाई में है अब उधर जाकर क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 के टेबल में आ गया 9, यानी n माइनस वन मेरे पास आ गया 9 और n की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब टोटल रोज प्लांट कितनी, जो फ्लावर बेड है वो कितनी है 10 है। लास्ट में जो आंसर जरूर लिखा करो, जो बोला गया है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में जरूर लिखा करो, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो लास्ट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10, यानी 10 रोज प्लांट है, और आखिरी वाली रो में कितने रोज प्लांट है 5 रोज प्लांट है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा जो है एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन हमने 3 पार्ट में सॉल्व किए, तीनों करवा दिए। सभी एग्जाम्पल जो साथ साथ में रेलेवेंसी दिख रही थी मैंने साथ में ही करवा दिए हैं। जो ये 2 एग्जाम्पल थे ये थोड़े अलग थे, तो मैंने ये भी इस वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज करते हैं, कैसे बना था, वो सब चीजें हम उसमें डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।